अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के नेक्स्ट जन अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि डेफिनेटली आप सबको बताएगी Z10ME होने वाला है। बेसिकली आज हम इंडिया की AH-64 अपाची को और हमारे जो फ्यूचर में आने वाले Z10ME को एक आपस में कंपेयर करेंगे एक तरह से। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक अलग कैटेगरी के प्लेटफॉर्म्स हैं तो कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी Z10ME की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, ताकि जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। तो Z10ME का जो बेस वेरिएंट है, जिसे हम Z10 के नाम से जानते हैं, इसे चाइना ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बनाया था, क्योंकि इनके पास पहले कोई मीडियम कैटेगरी का हेलीकॉप्टर नहीं था जिसको ये अपने लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल वाले सेक्टर्स में डिप्लॉय कर सकें। तो इसी वजह से PLA आर्मी ने चाइना एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन या फिर CAIC को एक नए अटैक हेलीकॉप्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसके तहत Z10 को बनाया और टेस्ट किया गया। अब 2014 के अंदर पाकिस्तान आर्मी को एक नया अटैक हेलीकॉप्टर की तलाश थी, क्योंकि उन्हें अपने AH-1F कोबरा को रिप्लेस करना था, जो कि काफ़ी पुराने हो गए थे और एक तरह से आप कहते हैं ऑब्सोलीट भी हो गए थे। कि AH-1F कोबरा इंसर्जेंसी को, टेररिज्म को, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को हैंडल कर सकता है। ये 1-on-1 वॉर को, किसी एक कंपेटिटर के साथ वॉर में ये इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। उस टाइम पे फिर पाकिस्तान ने 3 के करीब यूनिट्स रिक्वेस्ट किए थे Z10 के, जिनको टेस्ट किया गया पाकिस्तान आर्मी के अंडर। लेकिन उस टाइम पे इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि चाइना का जो पर्सपेक्टिव था इसके डिज़ाइन को लेकर वो काफ़ी डिफरेंट था। उनको एक हाई एल्टीट्यूड पे लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए था और पाकिस्तान को एक ऑल वेदर हेलीकॉप्टर चाहिए था, जो कि बलूचिस्तान जैसी माउंटेनस टेरेन के अंदर भी लड़ सके। राजस्थान और पंजाब के जो डेजर्ट वाले इलाके हैं उनमें भी ये आसानी से लड़ सके। तो इनिशियल टेस्टिंग में इसके इंजन्स में कुछ मसला आया, ठीक है, इसके कंट्रोल्स के साथ थोड़ा बहुत मसला आया, तो ओवरऑल इसे रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने एमरजेंसी बेसिस पे Mi-35 हैंड की प्रोक्योरमेंट्स की, जिन्होंने वक्ती तौर पर जो आर्मी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया है काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स के अंदर। लेकिन पाकिस्तान आर्मी को इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था, तो चाइनीज़ ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी और उन्होंने Z10 का जो बेस वेरिएंट है उसे उठाया और एक नया नाम दिया और इसके अंदर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस की, ताकि ये हेलीकॉप्टर जो है सिर्फ माउंटेनस टेरेन से एक ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर बन जाए, जो कि एक मीडियम कैटेगरी का होगा। अब हम इसके थोड़े से जो नए अपग्रेडेड फंक्शंस हैं Z10ME के अंदर जो इनकॉर्पोरेट किए हैं उनको हम मेंशन करेंगे। याद रहे यहाँ पर जो फंक्शंस की तादाद है वो 300 प्लस है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मेन मॉडिफिकेशंस का नाम लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो कैनन कैपेसिटी है, जिसके अंदर एमिनेशन की कैपेसिटी है, उसको डबल किया गया है। उसके बाद जो एमो लोकेशन है जहाँ पे आपका एमिनेशन स्टोर होता है उसको सेंटर में किया गया है, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा बेटर हो। उसके बाद इसके अंदर एक मास्ट माउंटेड रेडार लगाया गया है, जो इसे डेटा लिंक केपेबल बनाता है, ताकि इसे पाकिस्तान एयरफोर्स के और पाकिस्तान नेवी के एसेट से इंटरकनेक्ट किया जा सके। इसका जो सबसे लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो 17.8 किलोमीटर्स की है, जो कि तकरीबन 18 किलोमीटर है, लेकिन हम इसे 17 किलोमीटर रखेंगे। और अब अगर आप इसे कंपेयर करते हैं इंडिया की AH-64 अपाची से, तो उसमें जो एंटी टैंक मिसाइल है वो AGM-114 हेलफायर है, जिसकी जो रेंज है वो सिर्फ 11 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो क्लियर एडवांटेज है वो Z10ME के पास है। दोनों ही हेलीकॉप्टर्स में फायर और फॉरगेट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड की गई है और इनके मिसाइल्स के साथ भी ये कैपेबिलिटी आती है। इसके जो इंजन एग्जॉस्ट थे वो पहले साइडवेज थे, अब उनको अपवर्ड्स कर दिया गया है, ताकि जो हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स से हवा जो निकलती है वो जो इसका जो IR सिग्नेचर है उसको कम करते। इसके अलावा सिग्निफिकेंट आर्मर प्लेटिंग की गई है। पूरे कॉकपिट की टाइटेनियम का एक टब लगाया गया है कॉकपिट के अराउंड में, और उसके ऊपर भी आर्मर प्लेटिंग की गई है, ताकि ग्राउंड फायर से जो हेलीकॉप्टर का क्रू है वो बचा रहे। इसके अलावा इंजन्स के ऊपर भी आर्मर प्लेटिंग की गई है, ताकि उनको डैमेज ना हो। इसका जो टारगेट एक्विजिशन रेडार है उसको भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, और अब ये इसकी जो मैक्सिमम लुकआउट कैपेबिलिटी है वो 20 किलोमीटर्स की है, जो कि इससे पहले बेस वेरिएंट के अंदर काफ़ी कम थी।
इंटेंस बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी के लिए इसके अंदर लेज़र रेडार वार्निंग रिसीवर दिया गया है और उसको इंटीग्रेट किया गया है इनबिल्ट जैमिंग स्वीट के साथ ताकि बेटर सर्वाइवल रेट मिल सके। इंजन्स को है वो डस्ट प्रोटेक्टर से कवर किया गया है जो कि ओवरऑल इंजन की लाइफ को ट्रमेंडसली इंक्रीज करेंगे और ड्यूरिंग ऑपरेशन जो एरर्स के चांसेस होंगे उनको मिनिमाइज करेंगे। इसके अंदर जो इंजन है उसको भी नया लगाया गया है। पहले इसके अंदर WZ9 था, अब WZ9G लगाया गया है जो कि इसी का एक काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड वेरिएंट है। इस इंजन में ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेबिलिटी तो मिलती ही है, साथ में इसके अंदर एक 2-वे हाइड्रोलिक्स पंप भी लगाया गया है, यानी कि अगर ग्राउंड फायर की सूरत में एक हाइड्रोलिक पंप फेल हो जाता है तो उसके बाद भी जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो दूसरे पंप पर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे और हेलीकॉप्टर के जो हाइड्रोलिक्स हैं जो कि इसका एक मेन पार्ट है वो तब भी ऑपरेशनल रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है वो हाईली अपग्रेडेबल है और उसको आप नेटवर्क सेंट्रिक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं क्योंकि हम जब चाहें उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर काफ़ी अपग्रेडेबल और रिलायबल है। असली जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपग्रेड है वो इसकी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। पहली जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले थी वो काफ़ी बल्की थी और उसमें काफ़ी एरर्स भी नोट किए गए थे पायलट्स की तरफ से, लेकिन अब जो HMD लगाई गई है वो एक हाईली एडवांस HMD है। बेसिकली जो सारा डेटा है बैटल मैनेजमेंट सिस्टम का जो डेटा है वो उस HMD के ऊपर शो होता है, जिससे जो सिचुएशन अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। इस हेलीकॉप्टर की जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी वो ये है कि इसके अंदर इसको डिज़ाइन ही एक नेटवर्क सेंट्रिक लॉ की बेस पर किया गया है ताकि ये इतना केपेबल और इतना यानी कि ईजी टू इनकॉर्पोरेट हो जाए कि आप इसको किसी भी फोर्स के साथ यूज़ कर सके बगैर किसी मसले के। मिसाल के तौर पर हमारे जो चाइनीज़ ओरिजिन की शिप्स हैं, नेवल शिप्स हैं, ये उनके साथ ईजीली इंटरकनेक्ट हो सकता है, उनसे एडिशनल सपोर्ट ले सकता है, उनको डेटा लिंक के थ्रू टारगेट ट्रांसफ़र कर सकता है, बेटर लुकआउट कैपेबिलिटी देता है। लेकिन ऐसा जो है इंडिया के केस में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उनकी जो शिप्स हैं वो रशियन ओरिजिन की हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन ओरिजिन के हैं और उनके अपने हैं। तो इंटरकनेक्टिविटी और इंटरऑपरेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा है और मैक्सिमम हमारे जो एसेट्स हैं उनके साथ ऐसा पॉसिबल है। तो ये एक कहीं ना कहीं अपर हैंड पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड करता है इन केस हम ऑल आउट बैटल में जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद।